वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो ओम्स लॉ के बारे में हम लोग 10th में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। लेकिन जो भी हमने पढ़ा है 10th में वो स्केलर फॉर्म ही पढ़ा है। तो अभी स्केलर फॉर्म को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई भी कंडक्टर अगर दिया गया हो एल लेंथ का, क्रॉस सेक्शन एरिया ए का, ठीक है, तो अगर सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखी जाएं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी इस कंडक्टर की, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर कोई वोल्टेज सप्लाई देते हैं हम लोग इसके एंड्स के क्रॉस, लेट्स सपोज वी का वोल्टेज सप्लाई दिया हमने, तो ये वोल्टेज सप्लाई पूरा पूरा इसके क्रॉस ड्रॉप होगा। तो ये जो वोल्टेज सप्लाई इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इसमें करंट फ्लो करता है उसके। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही होता है स्केलर फॉर्म में ओम्स लॉ, ठीक है। The potential difference between the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे हम लोग तो इक्वल टू का साइन आएगा और साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा जिसको हम लोग R कहते हैं। दिस R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसकी? इस कंडक्टर की, जो हमने यहाँ ली है। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R होती है, ठीक है। और अगर हम लोग V और I का ग्राफ बनाएं, अब ध्यान से देखना, ये V है, ये I है। V क्या है? वोल्टेज क्रॉस दिस कंडक्टर, और करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है I है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? Y इक्वल टू mx से कंपेयर करो, बिकॉज C तो है ही नहीं, C जीरो, ये इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो Y क्या है यहाँ पर? V है वोल्टेज, और X क्या है? I है, और M क्या है यहाँ पे? R है। और M को ही हम लोग क्या बोलते हैं? tan थीटा बोलते हैं, राइट। तो एक थीटा से एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से एक लाइन को बना सकते हैं ना, ओरिजिन से जाती हुई, तो स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ हमारा V और I, आई मीन V इज इक्वल टू आई आर का ग्राफ। और जो tan थीटा की वैल्यू होगी वही क्या होगी? R के बराबर होगी, ठीक है। R विल बी इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज देखो इससे कंपेयर करो, V इज इक्वल टू tan थीटा I, और हम जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो R की वैल्यू tan थीटा के बराबर होनी चाहिए। हेंस जो स्लोप आ रहा है हमारा वही क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। तो यानी अगर दो ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ऐसा कुछ बनाया हमने जिसका थीटा अगर ज़्यादा है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा m1, इसका स्लोप कम होगा m2। कह सकते हैं हम लोग m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी इस पर्टिकुलर ग्राफ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, राइट। तो इस तरह से एनालिसिस की जाती है। तो V और I का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है गोइंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग सम एंगल थीटा, और जो स्लोप होती है वही क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है, ठीक। तो ये जो V इक्वल टू आई आर आया, ये स्केलर फॉर्म में आया ओम्स लॉ। अब हम लोग इस ओम्स लॉ का प्रूफ करेंगे जो स्केलर फॉर्म में हमने पाया है। देखो, अभी फिर से एक बार वही कंडक्टर बना देते हैं जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात इस तरफ होगा, बिकॉज पोलैरिटी हमने बैटरी की इस तरफ दी हुई है, ऐसी दी हुई है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरफ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगी। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और टोटल लेंथ L है कंडक्टर की, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या आता है? V ना आता है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू में इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था हमने, कितना डिराइव किया था? VD इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। इसमें टाउ क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों एंड्स के बीच में। E स्मॉल e जो होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और M जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम देखो यहाँ पे, तो देखोगे कि वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इंटू एल लिख सकते हैं ना। वाई? बिकॉज वोल्टेज का ड्रॉप V जो पूरा पूरा इसके क्रॉस हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? V बाई एल आ जाएगी, राइट। तो अगर इस सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही VD का कंसिडर करें तो कैसे लिख सकते हैं? VD इज इक्वल टू ई V बाई एम एल इंटू टाउ लिख सकते हैं। यहाँ पर V पोटेंशियल हो गया, L लेंथ हो गया, तो VD जो आ गया हमारा वो पोटेंशियल और L के टर्म्स में आ गया, ठीक है। अब इस VD को जरा यहाँ पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा? I विल बी ई वी अपॉन में एम एल टाउ ई एन ए, ये आ जाएगा, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो करंट आ गया हमारा ई स्क्वायर टाउ एन ए एम एल और V को बाहर ले लिया हमने। और फर्दर अगर इसको V इक्वल टू आई आर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें
तो v को पहले रख दो और ml को इधर ले आओ अपॉन में ई स्क्वायर टाउ एन ए, ये पूरा इनटू आई, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये जो आ रहा है कोफिशिएंट आई का, यही रेजिस्टेंस होगा ना, बिकॉज आई का कोफिशिएंट आर होता है, तो ये पूरा आर हो गया हमारा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम ई स्क्वायर टाउ एन एन ई स्क्वायर टाउ एन और एल बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं। एल को बाहर ले लो, ए को बाहर ले लो। तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है 10th में, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट आ रहा है यही रो हो जाएगा। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर होती है, ठीक है। तो एम अपॉन में ई स्क्वायर टाउ एन ही रो हो गया इंटू एल अपॉन में ए। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें रो रेजिस्टिविटी होती है और आर रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, देखो अगर लेंथ एक यूनिट का लेंथ का कंडक्टर लें और एरिया भी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन का लें, तो क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर बन जाएगी, यस। तो रेजिस्टेंस एक रेजिस्टिविटी ही होती है ऑफ ए पर्टिकुलर कंडक्टर जिसकी यूनिट लेंथ है और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ओम्स लॉ प्रूव करना है वेक्टर फॉर्म में। तो देखो हम लोग जानते हैं कि अगर कंडक्टर हमने लिया हुआ है कोई एल लेंथ का, जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है हमने, लेट्स सपोज डेल्टा वी दिया हुआ है, ये डेल्टा वी है। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी ना, बिकॉज पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ है, नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे। तो डेल्टा वी होगा ई डॉट डी एल, ई इंटू एल, राइट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा वी अपॉन में एल आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो डेल्टा वी की जगह हम लोग ई एल लिख सकते हैं ना, वहां से ई एल लिख दिया। वैसे ही करंट को रहने दो, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी अभी निकाली हमने, रो एल बाई ए निकाली, तो ये रो एल बाई ए रख दो यहाँ पे। देखो एल से एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, आई रो बाई ए आ गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर करंट को एरिया से डिवाइड करते हैं तो एक करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आती है, आई मीन एक फिजिकल क्वांटिटी आती है वेक्टर फॉर्म में, जिसे हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, जे। और सिंस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी जो है उसी के पैरेलल है, तो एंगल दोनों के बीच में जीरो है। तो सिंस जो फॉर्मूला होता है करंट का वो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, यानी कि जे ए कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा यहाँ पर कॉस जीरो के बराबर होगा, तो जे ए के बराबर ही आ जाएगा, राइट। तो हेंस वी कैन राइट जे इज इक्वल टू आई बाई ए सिंपली इन दिस केस। तो जे की वैल्यू आई बाई ए होती है, तो इस आई बाई ए की जगह पे जे रख दो, तो जे रो हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होती ही है, जे भी वेक्टर होती है, तो ये जो हमारा रिलेशन आ रहा है E इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू रो इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जिसमें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, तो इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, ये एक्चुअल फॉर्म है E इज इक्वल टू जे रो, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होगी, अगर रेजिस्टिविटी रो है तो कंडक्टिविटी उसकी रेसिप्रोकल होगी ना, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से शो करते हैं। तो इस रो के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सिग्मा इज इक्वल टू ई। तो J इज इक्वल टू जो आता है सिग्मा E आता है। दिस ऑल्सो इज ए फॉर्मूला करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन का, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेक्टर, आई मीन ओम्स लॉ ओनली, बट इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जिसमें हम लोग करंट शो नहीं कर रहे, करंट डेंसिटी शो कर रहे हैं, और इसमें रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी शो कर रहे हैं या फिर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग कंसीडर करेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, जैसे कि सेमीकंडक्टर या डायोड की बात कर लो। तो कंडक्टर हो तो उस केस में क्या होता है, ओमिक कंडक्टर हो तो उस केस में वी और आई का ग्राफ कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था ना, दैट इज द कंडीशन। और थीटा यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, अगर थीटा वेरी करेगा स्लोप चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा तो स्लोप आई मीन रेजिस्टेंस घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। लेकिन वी और आई का ग्राफ ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन ही होगा, कब, जब ओमिक कंडक्टर लेंगे तब। लेकिन जब हम लोग कोई नॉन ओमिक कंडक्टर लेते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड हो गया, उस केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता वी और आई का। उस केस में फॉरवर्ड बाइजिंग जब होगी तो ग्राफ वेरी करेगा और फिर बहुत तेजी से बढ़ता है वोल्टेज, आई मीन करंट, पर्टिकुलर वोल्टेज। वैसे ही रिवर्स बाइजिंग में एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बहुत तेजी से ब्रेक डाउन होता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है विच इज नॉन लीनियर। सो ये नॉन ओमिक कंडक्टर की पहचान है, ठीक है, कि नॉन लीनियर ग्राफ आता है। दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, डायोड, सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगेन हमें वोल्टेज करंट का एक रिलेशन दिया हुआ है, जिसमें स्ट्रेट लाइन होती जा रही थी शुरू से, लेकिन एक पॉइंट के बाद कर्व आ गया, तो अगेन ये नॉन लीनियर हो गया।
तो ये भी क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर का ही केस है, नॉन ओमिक कंडक्टर का ही सीन है इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी। हेंस वी कैन से कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ बिकॉज रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, वॉयलेटिंग द रिक्वायरमेंट फॉर लीनियर रिलेशनशिप। हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर जो होते हैं ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा उनके मेटेलिक आयंस जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे बहुत तेजी से, जिसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और अगर कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। जब कोलिजन बढ़ गया तो रुकावट बढ़ गई, अब तेजी से वो इलेक्ट्रॉन्स स्विफ्टली मूव करते तो रेजिस्टेंस कम रहता, लेकिन अब अवरोध ज़्यादा हो गया, रुकावटें ज़्यादा हो गई, कोलिजन आपस में टकराहट ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गई यानी कि। और रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्या होगा, वोल्टेज और करंट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा, कांस्टेंट नहीं रहा तो चेंज होने लग गया, तो चेंज होने का क्या हुआ, स्लोप चेंज होना शुरू हो गया, इसलिए नॉन लीनियर ग्राफ आ गया। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।